इमेजिन करो एक ऐसा यूरोप जहां जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज हम जानेंगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। वेलकम बैक टू कुकू क्लासेस। यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। मिड 18 सेंचुरी यूरोप में आज की तरह नेशन स्टेट्स नहीं थे। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड अलग अलग किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। हर रीजन का अपना रूलर था और लोग अपने आप को एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं समझते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और लैंग्वेजेस होने की वजह से यूनिटी का फीलिंग डेवलप नहीं हो पा रहा था। द हैब्सबर्ग एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। हैब्सबर्ग एम्पायर, यह एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था और यह एक पैचवर्क था डिफरेंट पीपल्स और रीजन्स का। यहाँ जर्मन्स, इटालियंस, मैग्यार्स, पोल्स, स्लोवैक्स, क्रोआट्स, स्लोवीन्स और रूमान्स जैसे ग्रुप्स रहते थे। सबकी लैंग्वेज और कल्चर अलग थी। इनको सिर्फ एक चीज़ जोड़ती थी, एम्परर के प्रति लॉयल्टी। द डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। सोशली और पॉलिटिकली यूरोप में एरिस्टोक्रेसी सबसे पावरफुल क्लास थी। ये वेल्थी लैंडलॉर्ड्स कंट्रीसाइड में ह्यूज एस्टेट्स ओन करते थे और सिटीज़ में लग्जरियस हाउसेज में रहते थे। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन पेजेंट्स की थी। वेस्टर्न यूरोप में टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स थे, जबकि ईस्टर्न यूरोप में सर्फडम सिस्टम था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और लेटर फ्रांस और जर्मन स्टेट्स तक स्प्रेड हुआ। इसके साथ नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ को सपोर्ट किया। लिबरल नेशनलिज्म। अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। द वर्ड लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड liber, मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मेन आइडिया था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोग ऑटोक्रेसी और चर्च प्रिविलेजेस के अगेंस्ट हो गए, लेकिन इक्वालिटी का मतलब यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स नहीं था। इनिशियली सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन और पुअर मैन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था फ्री मार्केट और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक मर्चेंट को गुड्स सेल करने के लिए मल्टीपल कस्टम्स बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे। हर स्टेट की करेंसी और मेजरमेंट सिस्टम डिफरेंट था। इससे ट्रेड डिफिकल्ट और स्लो हो जाता था। सीन 7, ज़ोलवेराइन। 1834 में प्रूशिया ने एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट किया जिसे ज़ोलवेराइन कहा गया। ज़ोलवेराइन, इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स हटा दिए और इकोनॉमिक यूनिटी को प्रमोट किया। रेलवे नेटवर्क्स ने भी मोबिलिटी और ट्रेड को बूस्ट किया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स। अब क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करते हैं। 1797, Napoleon invades Italy. 1815, Vienna settlement. 1821, Greek War of Independence. 1848, revolutions in Europe. 1859 to 1870, unification of Italy. 1866 to 1871, unification of Germany. 1905, rise of Slav nationalism. Conclusion. So students, nationalism Europe में suddenly नहीं आया। Industrialization, liberal ideas, economic unity, और middle class movements ने मिलकर nation state का concept develop किया। यही movements later Germany और Italy की unification का base बन। A new conservatism after 1815. 1815 में Napoleon Bonaparte की defeat के बाद यूरोप के रूलर्स बहुत डर गए थे। उन्हें लगता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन की वजह से लोग फ्रीडम और इक्वालिटी की डिमांड करने लगे हैं। इसलिए यूरोप के किंग्स और रूलर्स ने डिसाइड किया कि पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस थिंकिंग को कहा गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि सोसाइटी के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली सिस्टम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कंजर्वेटिव्स कंप्लीटली ओल्ड सिस्टम में वापस नहीं जाना चाहते थे।
उन्होंने रियलाइज किया कि नेपोलियन के कुछ रिफॉर्म्स यूजफुल थे। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। ये सब मॉनार्की को और पावरफुल बना सकते थे। कांग्रेस ऑफ वियना 1815। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद यूरोप की मेजर पावर्स एक मीटिंग के लिए वियना सिटी में मिली। इस मीटिंग को कहा गया कांग्रेस ऑफ वियना। इस कांग्रेस में मेनली ये कंट्रीज थी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, एटी, और इसका लीडर था ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। इन लीडर्स ने मिलकर बनाया ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोप में ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करना। चेंजेस मेड बाय ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में वापस लाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बर्बन किंग्स हटा दिए गए थे। फ्रांस से कॉन्कर्ड टेरिटोरीज छीन लिए गए। फ्रांस के अराउंड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपैंड ना कर सके। एग्जाम्पल्स, नॉर्थ में नेदरलैंड्स क्रिएट किया गया, साउथ में जेनोवा को पीडमॉन्ट में ऐड किया गया, प्रशा को वेस्टर्न टेरिटोरीज दिए गए, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिला, रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट मिला। मेन एम सिंपल था, मॉनार्की को रिस्टोर करना, रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म को कंट्रोल करना। पार्ट 4, कंजर्वेटिव रेजीम्स। 1815 के बाद यूरोप के रूलर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। ये गवर्नमेंट्स ऑटोक्रेटिक थी, फ्रीडम अलाउ नहीं करती थी, क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करती थी।